मित्रों, द ट्रैवल टॉक इंडिया के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको ऐसे शहरों के बारे में जानकारी दी जाती है जो भारत में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जहां पर्यटकों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है। अभी तक हमने जिन शहरों की चर्चा की है वे हैं दिल्ली, आगरा, जयपुर, वाराणसी, सारनाथ, मथुरा, वृंदावन, जम्मू, गया, राजगीर और जगन्नाथपुरी। हम लोगों ने वाराणसी की महान विभूतियों पर भी एक श्रृंखला की थी जिसकी आप सबने अत्यंत सराहना की। दोस्तों, हाल ही में आपने उड़ीसा के कोस्टल शहर पुरी पर हमारा वीडियो देखा था। यहाँ जगन्नाथ जी विराजमान हैं और खूबसूरत सुनहरे सी बीचेस भी हैं। उड़ीसा के पूर्वी कोस्ट लाइन के इस कोने में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के कई स्थान हैं। इस क्षेत्र में टूरिस्ट्स के आकर्षण के कई अन्य स्थान भी हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर, गोपालपुर के सी बीचेस, चिल्का झील और राजधानी भुवनेश्वर जो प्राचीन महालिंगराज मंदिर और धौलीगिरी स्तूप का स्थान है जहां कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। इन शहरों में जाने का सबसे अच्छा समय सितंबर से अप्रैल तक का है। जून से सितंबर के दौरान मानसून के मौसम का समय रहता है जहां अत्यंत घोर बारिश होती है। अगर हम भुवनेश्वर और पुरी आदि पहुंचने के तरीकों के बारे में बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि भुवनेश्वर एयर, रेल और बसों और कारों, टैक्सियों आदि सबसे बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। हमें किसी भी सुविधाजनक स्थान से पहले भुवनेश्वर पहुंचना चाहिए और फिर पुरी और कोणार्क आदि के लिए सड़क यात्रा करनी चाहिए। पुरी और उसके आसपास के सभी आकर्षक शहरों को देखने के लिए 5 दिन की अवधि एकदम सही है, जिसमें पुरी में जगन्नाथ मंदिर, हैंडीक्राफ्ट विलेज और पुरी समुद्र तट के लिए 1 दिन, कोणार्क मंदिर और शिल्प संग्रहालय में दूसरा दिन, तीसरे दिन चिल्का झील, पास के मंदिर और गोपालपुर, और अगले दिन भुवनेश्वर, पिपली और महालिंगराज मंदिर, धौलीगिरी और हस्तशिल्प बाजार। आज हम डिटेल में बात करेंगे कोणार्क के सूर्य मंदिर की। कोणार्क सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी का मंदिर है। ये उड़ीसा के समुद्र तट पर पुरी शहर से लगभग 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। कोणार्क मंदिर के निर्माण का श्रेय लगभग 1250 सीई के पूर्व गंगा वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम को दिया जाता है। सूर्य मंदिर नागरा वास्तुकला के उड़ीसा शैली के उच्च बिंदु को दर्शाता है। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, यह पत्थर की भाषा इंसान की भाषा से बढ़कर है। कोणार्क के बारे में कई कविताएं, कहानियां और उपन्यास लिखे गए हैं, जिनमें से अधिकांश मंदिर के बारे में किंवदंतियों और कहानियों में निहित त्रासदियों का उल्लेख करते हैं या उनकी पुनर्व्याख्या करते हैं। 2018 में मोहनजीत की कविताओं की किताब कोने दा सूरज ने पंजाबी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। कविताओं का यह संग्रह कोणार्क के इर्द गिर्द घूमता है, सूर्य भगवान को समर्पित। आज इस मंदिर परिसर में विशाल पहियों और घोड़ों के साथ 100 फुट ऊंचे रथ के अवशेष हैं। सभी कुछ एक ही पत्थर से उकेरे गए। कभी 200 फीट से ऊंचा इस मंदिर का अधिकांश भाग अब खंडहर में है। विशेष रूप से गर्भगृह के ऊपर खड़ा शिखर टावर एक समय में यह बचे हुए मंडप से कहीं अधिक ऊंचा था। जो संरचनाएं और तत्व अब बच गए हैं वे काम दृश्यों सहित अपनी जटिल कलाकृति, आइकनोग्राफी और वास्तु विषयों के लिए प्रसिद्ध हैं। इसे सूर्य देवालय भी कहा जाता है। यह उड़ीसा शैली की वास्तुकला या कलिंग वास्तुकला का एक अत्यंत उत्कृष्ट उदाहरण है। कोणार्क मंदिर के विनाश का कारण स्पष्ट नहीं है और अभी भी विवाद का एक विषय बना हुआ है। 15वीं और 17वीं शताब्दियों के बीच मुस्लिम सेनाओं द्वारा कई बार जानबूझकर मंदिर को नष्ट करने को लेकर प्राकृतिक क्षति होने तक के कई कारण हैं। 1676 की शुरुआत में इस मंदिर को यूरोपीय नाविकों के अकाउंट्स में ब्लैक पगोडा कहा जाता था, क्योंकि
ये एक बड़े टियर वाले टावर की तरह दिखता था जो काला दिखाई देता था। इसी तरह पुरी में जगन्नाथ मंदिर को व्हाइट पगोडा कहा जाता था। दोनों मंदिरों ने बंगाल की खाड़ी में नाविकों के लिए महत्वपूर्ण स्थलों के रूप में कार्य किया। आज जो मंदिर मौजूद है उसे आंशिक रूप से ब्रिटिश भारत काल की पुरातात्विक टीमों के संरक्षण प्रयासों द्वारा बहाल किया गया था। 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित यह हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल बना हुआ है, जो हर साल फरवरी के महीने के आसपास चंद्रभागा मेले के लिए यहाँ इकट्ठे होते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर के भारतीय सांस्कृतिक विरासत के महत्व को दर्शाने के लिए 10 रुपए के भारतीय मुद्रा नोट के पीछे की ओर इसे दिखाया गया है। हिंदू वैदिक आइकोनोग्राफी में सूर्य को पूर्व में उगते हुए और 7 घोड़ों द्वारा खींचे गए रथ में तेजी से आकाश में यात्रा करते हुए दर्शाया गया है। उन्हें आमतौर पर अपने दोनों हाथों में कमल का फूल लिए हुए एक तेजस्वी खड़े व्यक्ति के रूप में वर्णित किया जाता है, जो सारथी अरुण द्वारा संचालित रथ की सवारी करते हैं। 7 घोड़ों के नाम संस्कृत छंद के 7 मीटर के नाम पर रखे गए हैं: गायत्री, बृहति, उसड़ी, जगती, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति। वास्तुकला भी प्रतीकात्मक है। रथ के 12 जोड़े पहियों के साथ हिंदू कैलेंडर के 12 महीनों के अनुरूप प्रत्येक महीने को 2 चक्रों शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में जोड़ा जाता है। कोणार्क मंदिर इस प्रतिमा चित्रण को भव्य पैमाने पर प्रस्तुत करता है। इसमें 24 विस्तृत नक्काशीदार पत्थर के पहिए हैं जो लगभग 12 फीट व्यास के हैं और 7 घोड़ों के एक समूह द्वारा खींचे जाते हैं। सूर्योदय के दौरान जमीन पर से देखने पर सूर्य को ले जाने वाले रथ के आकार का मंदिर नीले समुद्र की गहराई से उभरता हुआ प्रतीत होता है। मुख्य मंदिर और जगमोहन पोर्च में 4 मुख्य क्षेत्र हैं: चबूतरा, दीवार, धड़ और मुकुट, जिसे मस्तक कहा जाता है। पहले 3 वर्गाकार हैं, जबकि मस्तक गोलाकार है। मुख्य मंदिर और जगमोहन आकार, सजावटी विषयों और डिजाइन में भिन्न थे। मुख्य मंदिर के पूर्व की ओर नृत्य मंदिर है। ये एक ऊंचे जटिल नक्काशीदार मंच पर खड़ा है। ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार मुख्य मंदिर और नृत्य मंदिर के बीच एक अरुण स्तंभ था, लेकिन ये अब वहाँ नहीं है क्योंकि इसे इस मंदिर के संकट के दौरान पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्थानांतरित कर दिया गया था। मूल मंदिर में एक मुख्य गर्भगृह या विमान था जो 229 फीट लंबा था। मुख्य विमान 1837 में गिर गया। मुख्य मंडप या जगमोहन, जो लगभग 128 फीट लंबा है, अभी भी खड़ा है और खंडहरों में उपलब्ध प्रमुख संरचना है। आज तक जो भी संरचनाएं बची हुई हैं उनमें डांस मंदिर और डाइनिंग हॉल, भोग मंडप शामिल है। मंदिर के आधार से लेकर मुकुट और मंदिर की दीवारों को रिलीफ के साथ अलंकृत किया गया है। छतों में वीणा, मर्दला, गिन्नी सहित विभिन्न संगीत वाद्य धारण करने वाले पुरुष और महिला संगीतकारों की पत्थर की मूर्तियां हैं। कला के अन्य प्रमुख कार्यों में हिंदी देवताओं की मूर्तियां, अप्सराएं, दैनिक जीवन और लोगों की संस्कृति, विभिन्न जानवरों, जलीय चित्रों की मूर्तियां शामिल हैं। जीव, पक्षी, पौराणिक जीव और हिंदू ग्रंथों का वर्णन करते हुए चित्र है। नक्काशियों में विशुद्ध रूप से सजावटी ज्यामितीय पैटर्न और पौधे के रूपांकन शामिल है। कुछ पैनल राजा के जीवन की तस्वीरों को दिखाते हैं, जैसे कि एक में उन्हें एक गुरु से सलाह लेते हुए दिखाया गया है, जहां कलाकारों ने प्रतीकात्मक रूप से राजा को गुरु की तुलना में बहुत छोटा चित्रित किया है, जिसके बगल में राजा की तलवार जमीन पर टिकी हुई है। मंच के नीचे की परत में हाथियों, मार्चिंग सैनिकों, संगीतकारों और लोगों के धर्मनिरपेक्ष जीवन को दर्शाने वाली छवियां शामिल हैं, जिनमें शिकार के दृश्य, पालतू जानवरों का कारवां, सिर पर आपूर्ति करने वाले लोग शामिल हैं। बैलगाड़ी, सड़क के किनारे भोजन तैयार करने वाले यात्री और उत्सव के जुलूस। अन्य दीवारों पर संभ्रांत लोगों के साथ साथ आम लोगों के दैनिक जीवन को भी दर्शाया गया है। उदाहरण के लिए
लड़कियों को अपने गीले बालों को मरोड़ते हुए, पेड़ के पास खड़े होकर खिड़की से देखते हुए, खेलते हुए दिखाया गया है। पालतू जानवर दर्पण में देखते हुए श्रृंगार करना, वीणा जैसे वाद्य यंत्र बजाना, एक बंदर का पीछा करना जो वस्तुओं को छीनने की कोशिश कर रहा है, एक परिवार अपनी बुजुर्ग दादी से विदा ले रहा है जो तीर्थ यात्रा के लिए तैयार दिखती है, एक माँ अपने बेटे को आशीर्वाद दे रही है, छात्रों के साथ एक शिक्षक, एक खड़े आसन के दौरान एक योगी, एक योद्धा को नमस्ते के साथ अभिवादन किया जा रहा है, एक माँ अपने बच्चे के साथ, एक बूढ़ी औरत जिसके हाथों में एक छड़ी और हाथों में कटोरा है, हास्य पात्र या अन्य चीज़ें दिखाई गई हैं। कोणार्क मंदिर कामुक मूर्तियों के लिए भी जाना जाता है। ये प्रेमालाप और अंतरंगता के विभिन्न चरणों में जोड़ों को दिखाते हैं। मंदिर के शिखर पर कामुक मूर्तियां पाई जाती हैं जो काम सूत्र में वर्णित सभी मुद्रा रूपों को वर्णन करती है। अन्य बड़ी मूर्तियां मंदिर परिसर के प्रवेश द्वार का एक हिस्सा थी। इनमें से हाथियों के वश में करने वाले आदमकद शेर, राक्षसों को वश में करने वाले हाथी और घोड़े शामिल हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर के ऊपरी स्तरों और छतों में निचले स्तर की तुलना में कला के बड़े और अधिक महत्वपूर्ण कार्य हैं। इनमें संगीतकारों और पौराणिक आख्यानों के साथ साथ हिंदू देवताओं की मूर्तियां भी शामिल हैं, जिनमें दुर्गा के महिषासुरमर्दिनी रूप में आकार बदलने वाले भैंसे के राक्षस की हत्या, विष्णु को उनके जगन्नाथ रूप में और शिव को लिंग के रूप में शामिल किया गया है। 1940 से पहले कुछ बेहतर ढंग से संरक्षित मूर्तियों को हटा दिया गया था और यूरोप और भारत के प्रमुख शहरों में संग्रहालयों में स्थानांतरित कर दिया गया था। मंदिर कलिंग वास्तुकला के पारंपरिक शैली का अनुसरण करती है। यह पूर्व की ओर उन्मुख है ताकि सूर्योदय की पहली किरणें मुख्य द्वार पर पड़े। खोंडा लाइट चट्टानों से बनी इस मंदिर का निर्माण मूल रूप से चंद्रभागा नदी के मुहाने पर किया गया था, लेकिन तब से जल रेखा घट गई है। मंदिर के पहिए सोलर क्लॉक हैं जिनका उपयोग 1 मिनट तक की समय सटीक गणना करने के लिए किया जा सकता है। यदि आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि आप आगरा, दिल्ली, जयपुर, वाराणसी या मथुरा वृंदावन का टूर प्लान कर रहे हैं तो द ट्रैवल टॉक ऐप को डाउनलोड करें। ये iOS और एंड्रॉयड दोनों पर उपलब्ध है। इस मोबाइल गाइड का लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।